नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के एक खास प्रोग्राम खुशीनामा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ रश्मि गौरी। 22 में किसका बेड़ा पार होगा? उत्तर प्रदेश में किसकी आखिरकार सरकार बनेगी? बीजेपी सत्ता में रहेगी बरकरार या सपा की साइकिल छोड़ेगी सबको पीछे? कांग्रेस और बसपा का जीत का वाला ये जो दावा है वो आखिर कितना दमदार है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब चुनाव संपन्न होने के बाद परिणाम घोषित होने पर ही मिलेगा। लेकिन इसके ठीक पहले स्वराज एक्सप्रेस को आपको हर एक विधानसभा क्षेत्र लेकर जा रहा है और वहां के हर एक समीकरण को बता रहा है कि कहां कौन सा दल कितना मजबूत है। और इसी कड़ी में अब हम आपको लेकर चलते हैं विकास को तरसते हुए बुंदेलखंड में बांदा जिले के उस विधानसभा क्षेत्र जहां पर मतदाताओं ने मौका तो हर एक दल को दिया है, बावजूद उसकी उम्मीदों पर खरा आज तक कोई नहीं उतरा। अब ऐसे में यहाँ पर 22 का चुनावी दंगल आखिर कौन जीतेगा, यहीं से हम जानने की कोशिश करेंगे स्वराज एक्सप्रेस के हमारे इस खास कार्यक्रम खुशीनामा में। खुशीनामा में आज बात होगी बांदा जिले में आने वाली बबेरू विधानसभा सीट की, जो एक समय कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करती है, लेकिन देव कुमार की विरासत उनके उत्तराधिकारी सहेज ही नहीं पाए। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि इसके पहले सपा, बसपा और कांग्रेस भी यहां पर अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। बावजूद इसके मुद्दों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन और क्षेत्रवासियों की जो उम्मीदें हैं उनके मुताबिक विकास आज तक नहीं हुआ। कब होगा ये भी नहीं पता। क्या इस मर्तबा यहाँ विकास का मुद्दा हावी रहेगा या चुनाव में जाति धर्म के नाम पर ही इस मर्तबा भी चुनाव लड़ा जाएगा? चलिए इस विधानसभा क्षेत्र के तमाम सियासी समीकरणों पर विस्तार के साथ चर्चा की शुरुआत करें। पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पिछड़ी जाति में यादव पटेल मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, वहीं मुस्लिम वोटर 25,000 के आसपास है। बबेरू में समस्याओं पर नजर डालें तो बुंदेलखंड की तमाम सीटों की तरह यहाँ भी इनकी भरमार है। सड़क, बिजली और पानी को लेकर लोग आज भी परेशान हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी क्षेत्र बदहाल है। रोजगार के साधन नहीं होने के चलते बेरोजगारी तेजी से पांव पसार रही है। हालांकि अब जब चुनाव है तो सत्ताधारी बीजेपी के साथ ही सपा और दूसरे दल तमाम दावे वादे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस बार मतदाता किसकी बात सुनकर किसे अपना माननीय चुनते हैं, देखना अहम होगा। बांदा के बबेरू से रोहित द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। बांदा जिले की बबेरू विधानसभा सीट पर आखिरकार मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या कुछ रुख है, ये समझने की कोशिश चलिए करते हैं। हमारे साथ बबेरू से संवाददाता रोहित द्विवेदी जुड़ गए हैं। वहीं इस सीट के बेहद ही कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में जानकारी हमारे सहयोगी प्रशांत राव लखनऊ से जो जुड़े हुए हैं लाइव वो देंगे। सबसे पहले तो रोहित आपका ही रुख करती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ बबेरू की जनता है उसने हर एक राजनीतिक पार्टी को यहाँ पे आजमा लिया है, और जिस हिसाब से इस बुंदेलखंड की इस सीट के बारे में बात की जाए उस हिसाब से यहाँ पे अब विकास नहीं दिखता। तो इस मर्तबा क्या सियासी समीकरण? जी, अभी भी विधानसभा पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का ही केंद्र है ये। करीब 1 दर्जन गांव कुर्मी से जुड़े हुए हैं, जिसमें से पूर्व में भी जाति समीकरण के हिसाब से ही प्रमुख दलों ने पिछड़े वर्ग को प्रत्याशी उतारा था। यहाँ के मतदाताओं का रुझान किसी एक पे नहीं रहता है, जो विकास करता है उसी को का नाम है वो चुनते हैं। और क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं रोहित इस वक्त? क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं, क्योंकि लगातार यहाँ से पलायन हो रहा है, रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं। जी, मैं आपको बता दूं यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो एक बबेरू में है, एक हातिम में है। जो भी ज्यादा सीरियस मरीज है उनको बांदा रिफर किया जाता है या मेडिकल कॉलेज रिफर किया जाता है। इसके पहले के सरकारों ने कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पढ़ाई की भी कोई अच्छी शिक्षा नहीं है। BA MA तक के कॉलेज है वो भी प्राइवेट है।
सरकारी यहाँ पे एक भी कॉलेज नहीं है, विश्वविद्यालय तो खैर अगर बात की जाए महाविद्यालय तो सरकारी महाविद्यालय नहीं है यहाँ पर। सरकारी महाविद्यालय एक भी नहीं है, इंटर कॉलेज है सरकारी। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। प्रशांत, आज तक यहाँ पे सरकारी महाविद्यालय नहीं है, लोगों को हायर एजुकेशन के लिए प्राइवेट कॉलेजों का ही रुख करना पड़ता है, अतिरिक्त बोझ उनके माता पिता पर पड़ता है। बबेरू की जनता ने हर एक राजनीतिक दल को आजमा लिया है, बावजूद उसके निराशा ही हाथ लग रही है। बबेरू को जनता को उतना जो लाभ नहीं मिल पाया है, विकास के पायदान पर नहीं खड़ा हो पाया है। सबसे बड़ी कमी रही है वहाँ के राजनेताओं की, चाहे वहाँ पूर्व में कांग्रेस रही हो, कम्युनिस्टों की, चाहे वहाँ पे लगातार विधायक रहे हों, उसके बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये सभी दल अब भारतीय जनता पार्टी में वहाँ काबिज है, क्योंकि वहाँ के चंद्रपाल या जो कुशवाहा वहाँ के विधायक है। लेकिन उतना जो विकास माना जाए वो बुंदेलखंड की बबेरू सीट को नहीं मिल पाया, क्योंकि ऑप्शन जो कहा जाए आबादी सबसे ज्यादा है और निकटतम ही जिला जो चित्रकूट लगता है आस्था से जुड़ा हुआ जिला है, लेकिन आज भी वहाँ जो कहा जाए कि मूलभूत सुविधाओं से बहुत ही दूर है। खासकर अगर सड़कों की व्यवस्था की देखी जाए तो चित्रकूट या फिर कानपुर आने के लिए उतनी व्यवस्थाएं मजबूत नहीं है सड़कों की, और जो परिवहन व्यवस्था है, सरकारी परिवहन व्यवस्था पे मात्र कुछ ही अंकों में वहाँ जो सरकारी बसें चलती हैं जो एक समय के अनुपात में ही चलती हैं, जहाँ के लोगों को प्राइवेट बसों से सफर करना मजबूरन होता है। और इसके साथ ही बता दूं कि क्योंकि ये जो क्षेत्र है बबेरू, वो एक तरीके से बीहड़ क्षेत्र है, जहाँ पर लोगों को ना सड़क, न स्वास्थ्य, न चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था की जो मजबूत वहाँ पे धुरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जो भी विकास कार्य हुए वो बांदा सदर तक ही सिमट कर रह गए हैं। हालांकि पूर्व में जो कहा जाए कि विधानसभा सीट भी यही बताई जाती है, बावजूद उसके यहाँ पे विकास नहीं पहुंच पा रहा है। 3 लाख से ज्यादा की आबादी वाला ये पूरा क्षेत्र है प्रशांत, बावजूद उसके हम अगर इस तरह की स्थिति देखते हैं और फिर अगर ये पूछा जाता है कि विकास आखिर इतने सालों में कहाँ हुआ। 89 से कांग्रेस इस सीट पे नहीं है, उसके बाद बसपा, सपा, फिर अब भाजपा, आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। बुंदेलखंड को इतना ज्यादा निष्क्रिय क्यों कर दिया गया है? बुंदेलखंड हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, लगातार बुंदेलखंड की जनता इसके लिए बगावत भी करती रही है। हालांकि जो सरकारें रही उन्होंने कुछ अलग से पैकेज जारी करके बुंदेलखंड की जनता को वहां पे संतुष्ट करने का काम किया है। और इस बार जैसे ही पूर्ण बहुमत में 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काबिज हुई, तो उनको उम्मीदें थी कि केंद्र में भी मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, दोनों एक ही पार्टी की सरकार है। तो बुंदेलखंड में खासकर कहा जाए जो बांदा जो क्षेत्र है, बबेरू है, यहाँ के लोगों को थोड़ी आशाएं थी कि चंद्रपाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे और उन्हें वहां से विधायक बनाकर भेजा, लोगों को उम्मीदें थी कि यहाँ के विकास कार्य होंगे, जो बीहड़ में जिस तरीके की असुविधाएं उनको दूर किया जाएगा, क्योंकि चंद्रपाल एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं और उनसे जनता को अपेक्षाएं थी, लेकिन वो इतने खरे नहीं उतर पाए हैं विकास के कार्यों को लेकर और जनता में नाराजगी अब ये भी देखी जा रही है कि सत्ता में होते। रोहित से जान लेते। रोहित, क्या वजह बताई जाती है कि सरकार भी बीजेपी की है, विधायक भी बीजेपी का है, बावजूद उसके विकास नहीं हो पा रहा है, जनता में नाराजगी भी हमें देखने को मिल रही है। इस बार बबेरू की जनता क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? जी मैं आपको बता दूं कि बीएसपी सरकार का पुल, अवगासी पुल, आज तक का नाम नहीं बना है। और अभी का नाम 3-4 दिन पहले मैंने अधिकारी से बात किया था, उन्होंने कहा था ना तो सपा सरकार में पैसा मिला अवगासी पुल, ना तो इस सरकार में मिला। अभी इस सरकार में मिला है पैसा और वो अवगासी पुल में काम चालू हो गया है और 1.5 महीने के अंदर वो पुल चालू हो जाएगा। जो वो रास्ता लखनऊ की ओर, राजधानी की ओर जाता है, वहीं से वो राजधानी से चित्रकूट की ओर निकलता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रशांत, चर्चा का दौर लगातार जारी है, लेकिन कुर्सीनामा में इस वक्त हमारे लिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जूस आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से सीएम योगी किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान ऋण मोचन योजना में छोटे और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कृषि ऋण माफ किया गया है। इस योजना के तहत करीब 86 लाख किसान फसली ऋण से मुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.14 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की मदद दी गई। किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सहकारी समितियों के जरिए प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में किसानों से गेहूं और धान खरीदकर 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि उनके बैंक खातों में भेजी है। ब्रेक के बाद कुछ ही नामों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा का दौर लगातार जारी है। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। प्रशांत, हम देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है और न केवल कनेक्टिविटी की बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर यूपीए के कार्यकाल की बात करें, उस टाइम में सपा यहाँ पे सत्ता में काबिज थी, उस वक्त भी हमने देखा कि मनरेगा के तहत जो सुविधाएं इस क्षेत्र के उसे पलायन करने वाले वर्ग को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली। कल उस वक्त भी पलायन होता था, आज भी पलायन हो रहा है। उस वक्त भी लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, उस वक्त भी लोगों को शिक्षा के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। झांसी का रुख करना पड़ता था, ग्वालियर का रुख करना पड़ता था, दिल्ली, नोएडा, यहाँ का सागर का रुख करना पड़ता था। आज भी कमोबेश स्थिति वही है। बीहड़ का क्षेत्र है, बीहड़ से लगा हुआ है, तो डकैती की प्रॉब्लम हमेशा, डकैतों का साया हमेशा मंडराता रहता है। कानून व्यवस्था को लेकर भी अगर हम स्थिति की बात करें इस पूरे पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो सपा और बसपा के कार्यकाल में भी स्थिति वैसी ही थी और आज भी वैसी ही है। कैसे विकास होगा बुंदेलखंड का? क्यों, कब तक उपेक्षित रहेगा ये बुंदेलखंड? सबसे पहले अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, जैसा सवाल आपने पूछा, तो शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है, ना प्राइवेट स्तर पर ना सरकारी स्तर पर। यहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं उनको या तो फिर चित्रकूट के लिए या फिर बांदा, और बांदा के बाद सीधे कानपुर या लखनऊ के लिए रवाना होना पड़ता है। तो सबसे मुद्दा जो वहाँ पर बना हुआ वो शिक्षा व्यवस्था का भी है। और क्योंकि दस्यु प्रभावित इलाका रहा है, या कहा जाए कि जिस तरीके से पहले पूर्व में दस्यु का जो वहाँ गढ़ रहा है उससे भी लोग प्रभावित रहे हैं, तो विकास हमेशा वहाँ से अवरुद्ध रहा है और सरकारों का जो मोह वहाँ से इतना ज्यादा नहीं रहा है, तो इस वजह से विकास की गति वहाँ हमेशा स्लो रही है। और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था क्योंकि बीहड़ होने के साथ साथ इतनी मजबूत व्यवस्था नहीं बन पाई है। आज भी अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए या तो बांदा रेफर कर दिया जाता है, चित्रकूट, या जो कहा जाए कि सीधे झांसी के लिए लोग चले जाते हैं। प्रशांत, बड़ा सवाल ये है कि हमने झारखंड में नक्सली समस्या को देखा था। झारखंड की सरकार अगर नक्सली समस्या को खत्म करने में कामयाब हुई है, तो क्यों हम इस क्षेत्र को दस्यु प्रभाव से खत्म नहीं कर पा रहे हैं? क्यों यहाँ से हम बीहड़ और डकैतों को आज तक क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? क्योंकि शाम के 6 बजते ही, चाहे वो कोई भी मौसम हो, लोग अपने घरों में दुबक के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको भी डर रहता है, उनकी जान का खतरा रहता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हम देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति हम देख ही रहे हैं। तो कब तक ये स्थिति रहेगी? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। देखिए,
रफ एक सबसे बड़ा जो आपको तथ्य बता दूं कि 2007 में जब बसपा की सरकार आई थी तो वहाँ बड़े पैमाने पे जो 10वीं सम्राट थे उनको ढेर किया गया है और वहाँ से जो भय का वातावरण था वो थोड़ा कम हुआ था। और उसके बाद भी तमाम जो पुल बताया, अगासी का जो पुल था, पीपा पुल था, वहाँ से निर्माण के लिए उस समय तत्कालीन बसपा सरकार ने जो स्वीकृति दे दी थी और गयाचरण दिनकर उसके पैरोकार थे, वहाँ से विधायक थे। लेकिन जैसे ही सपा सरकार आई तो वो उस पुल पर एक ईंट का काम नहीं हुआ है, तो लोगों को वो नाराजगी रही और वहाँ से उनके विधायक को हार का भी सामना देखना पड़ा। और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ महीने पहले ही वहाँ जो धन स्वीकृत किया है उस पर काम चालू हुआ है। अब वहाँ 10वीं प्रभावित इलाके की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने छोटे मोटे जो गिरोह थे उन पर नकेल कसने का काम किया है। कई वहाँ पे 10वीं जो प्रभावित लोग थे उनको वहाँ थोड़ी बहुत शांति मिली है और अब ऐसी कोई बड़ी घटना वहाँ नहीं हुई है सरकार में जिस तरीके का कोई मुद्दा बनाया विपक्ष। लेकिन आज भी इलाके के लोग वो महसूस करते हैं, क्योंकि विकास कार्य नहीं हुए तो लोगों को थोड़ी महसूस होता है कि लगता है इसी वजह से आज भी विकास कार्यों से वो लोग बहुत दूर हैं। अब जिस तरीके की बात करें तो वहाँ जाति समस्या सबसे बड़ी मेन है। ये सब मुद्दे हटकर और क्राइम का ग्राफ देखें तो जाति समस्या, आपसी में जाति संघर्ष एक बड़ा वहाँ मुद्दा बन गया है। चाहे वो पटेल ठाकुर बनाम हो या ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो, तो ये तमाम मुद्दे आज भी वहाँ राजनीति की वजह से खड़े हुए हैं, जिसके कारण जहाँ कहा जाए कि जाति स्तर पर लोग वहाँ अपनी जीत हासिल करते हैं। ठीक है, प्रशांत रोक रही हूँ आपको। प्रद्युमन कुमार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रद्युमन कुमार जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रद्युमन कुमार जी, हम देख रहे हैं जमीन पर इस बार बहुत प्रोमिनेंट तरीके से तैयारी हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके साथ ही ये नारा दे दिया है आधी आबादी को साधने के साथ ही कह रहे हैं कि पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कितनी तैयारी? पूरे बहुमत के साथ हम सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस बार प्राणपण से जुटा हुआ है, इसलिए कि हमारी नेता प्रियंका जी ने सबको इतना आत्मबल से मजबूत कर दिया है कि वो जो हमारी नेता इस तरीके से जुटे हुए हैं तो कार्यकर्ता उससे 4 गुना स्पीड से जुड़ा। ठीक है प्रद्युमन जी, साल 1989 के बाद कांग्रेस ने इस सीट पर एक मतलब वापसी नहीं की, क्या वजह देखते हैं कि इतना लंबा वक्त हो गया 89 के बाद आप लोग आज तक आपका यहाँ से कैंडिडेट नहीं जीत पाया? तो तैयारियां, चुनाव की तैयारियां तो होती थी, चलती रहती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन प्रियंका जी के आने के कारण और ज्यादा हो गया। सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व स्वयं आज ब्लॉक स्तर पर और न्याय पंचायत स्तर पर उनके टेलीफोन से बात होती है और कार्यकर्ता से सीधे जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सीधा मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं, बीजेपी, सपा या बसपा? जी फिर से बताओ, किसके साथ सीधे मुकाबले में हैं आप लोग, बीजेपी, सपा या बसपा? अब दूसरे नंबर की तैयारी ये लोग करते रहे, जिनको करना है। हम लोग तो पहले नंबर की तैयारी कर रहे हैं, पहले नंबर पे रहेंगे। इस बार कितनी सीट, क्योंकि बीजेपी तो 300 प्लस का दावा कर रही है, आप कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? क्योंकि पिछले अगर 2017 के चुनावी समीकरण पर हम नजर डालते हैं तो सिर्फ 8 सीटों पर आप लोग सिमट गए थे। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि हम 8 सीटों पे थे, लेकिन हमारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का एक लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और अब जिले में इसकी तैयारियां चल रही हैं। जैसे कि मैं अपने जिले बांदा की बात करूं तो बांदा में हमारे हर विधानसभा में लगभग 5 से 7 और एक विधानसभा में तो 11 प्रत्याशी हैं जो पैसा जमा जो पार्टी ने निश्चित बात की थी वो जमा करने के बाद टिकट बांध रहे हैं। तो इसके माने की कार्यकर्ताओं में उत्साह अत्यधिक है। कुछ ब्राह्मण नेता भी आप लोगों से नाराज बताए जाते हैं, कहते हैं कि टिकट दे दिया जाता है, फिर बाद में पैराशूट लैंडिंग के जरिए उनका टिकट काट दिया जाता है और पैराशूट लैंडिंग की ही वजह से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीनी कार्यकर्ता को इस बार भी दरकिनार करते हुए पैराशूट लैंडिंग हो जाए? नहीं, अब तो प्रियंका जी ने कहा कि हम कार्यकर्ताओं को ही टिकट देंगे जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड पर है, और उसका बाकायदा सर्वे चल रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी से भी रिपोर्टें मांगी जा रही हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से भी रिपोर्टें मांगी जा रही हैं। लेकिन सर्वे के आधार पर टिकट देने का जिक्र तो हर बार किया जाता है, लेकिन जो कुछ बड़े दिग्गज नेता होते हैं उनके चहीतों को पहले प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे रखा जाता है और उनको टिकट दे दिए जाते हैं। प्रियंका गांधी से बड़ा आप मेरे साथ बने रहिए। प्रद्युमन जी, इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से गुलाब बर्मन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिलाध्यक्ष हैं। गुलाब वर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जिलाध्यक्ष प्रद्युमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्मा जी, कितनी तैयारी है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है।
कैंडिडेटों का फाइनल हो जाएगा जैसे ही। तो किसके साथ मुकाबला? क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रद्युमन जी जुड़े हुए हैं। प्रद्युमन जी कह रहे हैं कि वो तो पहले नंबर पे हैं, बाकी अब कोई भी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आए इससे कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं। कौन कह रहा है? प्रद्युमन जी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं मेरे साथ। अच्छा, कांग्रेस के? जी जी कांग्रेस के। अच्छा अच्छा अच्छा। वो आप ही के जिले के हैं, आप पहचाने ही नहीं उनको? मुलाकात नहीं होती क्या? पहचानते हैं। जी जी जी। तो कह रहे हैं कि पहले नंबर पे तो हम ही हैं प्रदेश में, बाकी अब दूसरे तीसरे नंबर पे कौन आता है वो नहीं पता। जी 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 जी। देखिए, रिजल्ट चाहे जब का उठा करके देख लिया जाए, हम तो रिकॉर्डेड बात करने वाले लोग हैं। और कभी भी आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो भी दल लड़ेगा वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ा है। बाकी ये तो चुनाव बताएगा, जब वो कैंडिडेट सारे दलों के आ जाएंगे तो रिजल्ट अपने आप दिखने लगेगा मैदान में। तो उतर जाएगा तो सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि बीएसपी क्या कर रही है और अन्य दल क्या कर रहे हैं। जी हाँ जी। प्रद्युमन जी जवाब दीजिए। मैं तो केवल एक बात कह रहा हूँ, गुलाब भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, चूंकि मुझे लालू के नाम से ज्यादा जाना जाता है तो नेट लग गया होगा पहचानने में, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा निकनेम लालू दुबे है, लालू के नाम से। मैं तो केवल एक बात कह रहा हूँ कि हमारी जो तैयारियां हैं और वो पिछली विधानसभाओं की तैयारियों से बहुत विलक्षण और अलग है। प्रद्युमन जी जरूरत पड़ी तो क्या बसपा का साथ लिया जाएगा, सपा का साथ लिया जाएगा? ये केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्धारित करता है, बाकी हम लोगों की तैयारी स्पष्ट बहुमत की है, स्पष्ट बहुमत है। क्योंकि दिल्ली में एक मुलाकात हुई है मुलायम सिंह यादव और साथ ही मोहन भागवत की, तो कांग्रेस ने तो तंज कस दिया है कि जो सपा में सा है वो संघवाद है, और अगर जरूरत आन पड़ी और आप लोगों ने अगर समर्थन ले लिया तो फिर संघवाद तो आप में भी शामिल हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा है कि 2-4 ईडीओ की जांच और होने दीजिए तो बहुत से लोग मोहन भागवत जी से हाथ मिलाते हुए आपको दिखेंगे, जो अन्य विपक्षी दल है वो भी आपको दिखेंगे। वर्मा जी आप तो हाथ मिलाने नहीं जा रहे हैं, सीधे सीधे यहाँ पे सवाल कर रहे हैं प्रद्युमन जी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने साफ तौर पे गठबंधन के लिए बता दिया है कि हमारा किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं होगा और बहुजन समाज पार्टी अकेले ही पूरे प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बहन जी कभी कभी समर्थन दे भी देती हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए। किसका समर्थन दिया है बता दीजिए एक तो। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में अगर देखें तो कब बीजेपी को समर्थन दिया है, कब नहीं दिया है, ये भी पता चल जाएगा। समर्थन बताइए। बीजेपी के समर्थन से तो आपकी भी एक बार सरकार प्रदेश में चल चुकी है। देखिए ऐसे अगर बात करेंगी तो ये जब हालात उत्तर प्रदेश के ऐसे होंगे कि सीटें कोई फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं बनाएगा तो फिर तो गठबंधन कोई ना कोई सहयोग किसी न किसी का लेकर के बनता ही है। तो ये तो उस समय की व्यवस्था। मैं यही कह रही हूँ, अगर इस वक्त भी अगर ऐसी 2022 के रणभेरी में अगर इसी तरह की व्यवस्था हो गई तो क्या बीजेपी का समर्थन ले लिया जाएगा या कांग्रेस का समर्थन लिया जाएगा या सपा का समर्थन लिया जाएगा? ये तो उस समय देखा जाएगा, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। ये उस समय की परिस्थितियां हैं और माननीय बहन जी करेंगे क्या करना है उस समय क्या। ठीक है, समझ गई वर्मा जी, मतलब आपने संदेश दे दिया है कि हर तरह के रास्ते खुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया वर्मा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रद्युमन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, 2022 की रणभेरी वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाली है। संदेश भले ही दबे शब्दों में दे दिया जाता है लेकिन साफ कर दिया जाता है कि हम हर तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तरीके से संदेश दे दिया जाता है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी अपनी हार अभी तो स्वीकार नहीं करेगी और कोशिश पूरी करेगी कि वो विधानसभा में काबिज हो जाए। लेकिन जिस तरीके से दोनों नेता कह रहे थे अपनी अपनी बातें, मैं दोनों को सुन रहा था, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के लिए बना है वो विकास कार्य के लिए और शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में। और जाति समीकरण अब मायने नहीं रखता है जिस तरीके से पहले जातीय तरीके से जो कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति होती थी, लेकिन अब परिप्रेक्ष्य वहां बदल चुका। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस जो कहा जाए कि विधा को या कहा जाए कि वो मानसिकता को भी बदल दिया है और जगह जगह अपने उन्होंने जिस तरह से टिकट बंटवारे किए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को हमेशा मात दी है। अब 2022 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को वहां कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग जो कहा जाए कि विपक्ष लामबंद हो रहा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अकेले लड़ने का निश्चय किया और लगातार वो दूसरे नंबर पे रही है। हालांकि तो वहीं समाजवादी पार्टी दिलचस्प पहलू तो ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री मार दी है और हालांकि
चिंता की जो सबसे ज्यादा बात है वो सपा और कांग्रेस के लिए है, क्योंकि वो किसका यहाँ पे वोट काटते हैं, क्योंकि वो जिसका भी वोट काटेंगे सीधे सीधे यहाँ पे बीजेपी को फायदा होगा। और 2022 के चुनावी समीकरण जिस तरह से बदल रहे हैं ये बेहद ही दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।